उन्होंने शंभू काका के पांव छुए और कहा, एक बात और काका, आपके पीछे राजमहल के गुप्तचर लगा दिए गए हैं। मुझे लगता है कि हमारी मित्रता की भनक मंत्रिमंडल के किसी मंत्री को लग चुकी है। आपसे निवेदन है, जो भी करें सतर्कता के साथ करें। शंभुनाथ ने चाणक्य को सराहनीय नजरों से देखा और बोले, अवश्य पुत्र, तुम भी अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर उन्होंने चाणक्य को आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। उनके जाते ही चाणक्य ने वापस अपना कंबल ओढ़ा और उस गुप्तचर के लौटने का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में वो गुप्तचर दौड़ता हुआ वापस आया और चाणक्य के पास पहुंचकर बोला, मैंने मंदिर के पीछे का पूरा हिस्सा छान मारा मारने पर, लेकिन वहां कोई नहीं था। चाणक्य ने उसे घूरते हुए प्रश्न किया, कोई नहीं था या तुम्हारे पहुंचने तक भाग चुका था? चाणक्य के इस प्रश्न का उसके पास कोई उत्तर नहीं था। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। चाणक्य ने उसका डर भांपकर थोड़ी नर्म आवाज में कहा, यह पहली भूल थी, इसलिए इसे सुधारने का अवसर दे रहा हूं। लेकिन याद रखना, अगली बार गलती की तो मेरी तलवार और तुम्हारा शीश होगा। अब इससे पहले कि शंभुनाथ दूर निकल जाए, जाओ उनके पीछे। उस गुप्तचर ने उन्हें नमन किया और चल दिया शंभुनाथ के पीछे। उसके जाते ही चाणक्य ने अपना कंबल हटाया। उनके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। आखिर हो भी क्यों ना, मगध आने के उनके दोनों प्रायोजन पूरे जो हो गए थे। शंभुनाथ से मिलकर चाणक्य घर पहुंचे। उनको सकुशल लौटा देखकर यशोधरा की चिंता दूर हुई। वो पूरी तैयारी कर चाणक्य के लौटने का इंतजार ही कर रही थी। यशोधरा से विदा लेते हुए चाणक्य ने कहा, अपना ख्याल रखना यशोधरा। यशोधरा को उनके जाने का दुख हो रहा था, लेकिन उसने उस दुख को मुस्कान की चादर से ढककर जवाब दिया, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मैं देवी मां से आप दोनों की कुशलता के लिए प्रार्थना करूंगी। विदा लेने से पहले चंद्रगुप्त जैसे ही यशोधरा के पांव छूने आगे बढ़ा, उसने उसे कस के गले से लगा लिया, मानो वो समय को वहीं थाम लेना चाहती हो। सूरज की पहली किरण निकलने तक चाणक्य और चंद्रगुप्त मगध की सीमा से बाहर निकल चुके थे। दिन भर चलने के कारण दोनों पूरी तरह से थक गए और जंगल में एक तालाब के किनारे आराम करने के लिए रुके। उन्हें आराम करते हुए कुछ समय हुआ ही था कि तभी उन्हें एक बच्चे की चीख सुनाई दी। चीख सुनकर चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों उस दिशा की ओर भागे और आगे बढ़कर उन्होंने देखा कि एक 8 साल का बच्चा शिकारी के बिछाए जाल में फंस चुका है। वेशभूषा से वो बच्चा किसी कबीलेवासी का बच्चा लग रहा था। पेड़ से उल्टा लटक के वो डर के मारे जोर जोर से रो रहा था। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। बच्चे को हवा में झूलते देख चाणक्य ने उससे कहा, शांत पुत्र, शांत, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम बचाएंगे तुम्हें। चाणक्य ने उस बच्चे को सांत्वना देते हुए जैसे ही छोटे चंद्रगुप्त की ओर देखा तो वो अपनी कटार से जाल की रस्सी काटने का काम शुरू कर चुका था। चंद्रगुप्त की बुद्धि की तीव्रता देख चाणक्य प्रसन्न हुए। वो चंद्रगुप्त द्वारा काटी जा रही रस्सी के कटते हुए सिरे के वजन को संभालने के लिए जैसे ही उसकी ओर पड़े कि अचानक वो रस्सी अधकटे सिरे से टूट चंद्रगुप्त के हाथों से फिसल गई। जाल में कैद वो बच्चा हवा की गति से नीचे की ओर गिरा और इससे पहले कि वो जमीन से टकराता, चाणक्य ने फुर्ती दिखाते हुए उसके नीचे आ अपने हाथ फैला दिए और वो बच्चा जमीन में टकराने के बजाय उनकी गोद में आ गिरा। बच्चे को बचा चाणक्य अभी संभले थे कि तभी धनुष से छूटा एक तीर बिजली की गति से उनकी छाती पर लगने ही वाला था कि उन्हें एक जोर का धक्का लगा। अचानक लगे इस धक्के से चाणक्य उस बच्चे को लेकर जमीन पर गिरे और वो तीर हवा में छलांग लगा रहे चंद्रगुप्त के पांव को चीरता हुआ पेड़ के तने से जा टकराया। चंद्रगुप्त ने चाणक्य को धक्का दे उस तीर का शिकार होने से बचा लिया, लेकिन खुद घायल हो गया। चाणक्य ने अपने हमलावर को देखने के लिए जैसे ही उस दिशा की ओर नजर दौड़ाई तो सामने हाथ में धनुष लिए एक आदमी खड़ा था, ढक रखा था। अगले ही पल उस आदमी ने अपने धनुष पर दूसरा तीर चढ़ा लिया
और इससे पहले कि वो उस तीर से चाणक्य को अपना निशाना बनाता, एक तरफ से आता तीर उसकी बाजुओं को चीरता हुआ निकल गया और उसका धनुष उसके हाथ से छिटक कर दूर जा गिरा। चाणक्य ने पीछे पलट कर देखा तो कबीले का एक आदमी हाथ में धनुष लिए उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसने हमलावर पे एक और तीर से वार किया, लेकिन इस बार हमलावर ने बड़ी फुर्ती से उस तीर को चकमा दे दिया। वो आदमी हमलावर को मारने के लिए उसके पीछे भागा, लेकिन तब तक वो किसी साई की तरह गायब हो चुका था। तभी उस आदमी ने अपने बच्चे की आवाज सुनी और उसके पास पहुंच उसे अपने सीने से लगा लिया। आज उसका बच्चा उसी के बिछाए जाल में फंस चुका था। इधर चाणक्य चंद्रगुप्त की तरफ दौड़े तो देखा कि उसके पैर से खून की धार बह रही थी। छोटा चंद्रगुप्त दर्द से कराह रहा था। चाणक्य ने तुरंत अपनी धोती का एक सिरा फाड़ा और खून का संचार रोकने के लिए उसके पैर को कस के बांधते हुए बोले, चिंता मत करो चंद्रगुप्त, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी वो कबीले का आदमी अपने बच्चे को लेकर चाणक्य के पास आकर बोला, मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद। मेरा कबीला पास में है, वहां चलिए। इस बच्चे के घाव का तुरंत उपचार करना आवश्यक है। चाणक्य को समय की गंभीरता समझ में आ रही थी और वो उस नवयुवक की मदद से चंद्रगुप्त को लेकर कबीले आ पहुंचे। कबीला जंगल के पास की नदी के मुहाने पे बसा था, जहां के लोग जड़ी बूटियों के व्यापार का काम करते थे। कुछ ही समय में एक बूढ़े वैद्य ने वहां पहुंचकर चंद्रगुप्त का उपचार करना शुरू कर दिया। उपचार कर वैद्य ने चाणक्य से कहा, चिंता ना करें मान्यवर, ये 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। इसे आराम करने की आवश्यकता है। चाणक्य ने वैद्यराज को नमन किया और वो वहां से चले गए। तभी वो कबीले का आदमी चाणक्य के पास आकर बोला, मान्यवर, इतनी जल्दबाजी में मैं अपना परिचय देना ही भूल गया। मेरा नाम तांबी है। मेरी नजर कहती है कि आप किसी गुरुकुल के आचार्य हैं। उसको देख चाणक्य बोले, सही पहचाना तुमने। मैं तक्षशिला का आचार्य चाणक्य हूं। हमारी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे चंद्रगुप्त को लेकर यहां से निकलना चाहिए। चाणक्य द्वारा अचानक लिए गए निर्णय को सुनकर तांबी ने चौंक के पूछा, क्या हुआ आचार्य? क्या मेरे आतिथ्य में कोई कमी रह गई? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? उसकी बात सुनकर चाणक्य बोले, नहीं तांबी, तुमने तो हम अजनबियों की जान बचाई है। हमारा स्वागत अपने परिवार की तरह किया है। लेकिन मेरी दुविधा का कारण कुछ और है। मुझे मारने जो आदमी आया था वो कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि मसाई सैनिक था। मगध ही एक ऐसा राज्य है जहां गुप्त हत्या करवाने के लिए मसाई सैनिकों का इस्तेमाल किया जाता है, और ये मसाई सैनिक अपने लक्ष्य को पूर्ण किए बगैर रुकते नहीं है। मुझे डर है कि अगर वो हमारा पीछा करते हुए इस कबीले में आया तो तुम्हारे परिवार पर खतरा बन सकता है। यह सुनकर तांबी ने हाथ जोड़े और बोला, आचार्य, आप हमारे अतिथि हैं और चंद्रगुप्त के ठीक होने तक निश्चित होकर यहां रहे। रही बात सुरक्षा की, तो उसकी जिम्मेदारी आप हम पर छोड़ दीजिए। मैं आश्वासन देता हूं, किसी को कुछ नहीं होगा। चाणक्य उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और फिर चंद्रगुप्त के हाल जानने के लिए घर के अंदर चले गए। चाणक्य ने पूरी रात एक पिता की तरह चंद्रगुप्त का ख्याल रखा, और सवेरे जब उसकी निद्रा टूटी तो चाणक्य ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उससे पूछा, मुझे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाना उचित था? चंद्रगुप्त ने अपनी भोली आवाज में उत्तर दिया, मैं नहीं चाहता कि आप पर कभी कोई भी खतरा मंडराए आचार्य, लेकिन जब कभी भी ऐसी स्थिति आएगी तो काल और आपके बीच में खड़ा मिलूंगा मैं। छोटे चंद्रगुप्त का उत्तर सुन चाणक्य हंस दिए। अगले कुछ दिनों में चंद्रगुप्त का पैर एकदम ठीक हो गया। वो चलने क्या भागने लायक बन गया। चाणक्य ने तांबी से विदा लेते हुए तक्षशिला की अपनी यात्रा एक बार फिर शुरू की। इस पूरी यात्रा के दौरान वो बहुत सतर्कता से आगे बढ़ रहे थे। मसाई सैनिक भले ही न लौटाओ, लेकिन वो किसी भी समय उनका पीछा करते हुए उन तक पहुंच सकता था। कुछ ही दिनों में चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के द्वार पे आ पहुंचे। विशाल काय द्वार के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था तक्षशिला विद्यालय, जिसको देखकर चाणक्य के चेहरे पर एक शांत मुस्कान बिखर गई, जैसे कि उन्होंने अपने किसी बड़े लक्ष्य को पा लिया हो।
तक्षशिला का विशालकाय प्रांगण देख चंद्रगुप्त के चेहरे पे उत्साह था। सैकड़ों विद्यार्थियों को अलग अलग विद्याओं का अभ्यास करते देख उसकी आंखों में एक चमक आ गई।